नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र में नगर निगम के चुनाव रोके जाने को मुद्दा बनाकर सत्र पक्ष द्वारा कराई जा रही चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बाहर से जब लोग मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल देखने आते हैं तो खुश होते हैं, वहीं जब सफाई की बदतर हालत व्यवस्था देखते हैं तो दिल्ली की छवि खराब होती है। अब तो नगर निगम को भी अपने अंतर्गत केंद्र ने ले लिया है, मगर अभी भी नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं कि अब क्यों नहीं वेतन मिल रहा। इसके साथ ही केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि केंद्र ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी तो करा ली, लेकिन जैन ने एक भी पैसे का घपला नहीं किया है। जनता हमारे साथ है, जनता कह रही है ये लोग ईमानदार हैं। इन्होंने ऐसे नेता को गिरफ्तार करा दिया है जिसने दिल्ली को विश्व स्तर के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं। वो काला दिन था जिस दिन जैन को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या सिसोदिया चोर दिखते हैं। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। आज पूरा देश आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है, आपको लग रहा है, और इनकी हालत खराब होती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने उदयपुर की घटना पर भी अपनी बात रखी। जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक भाजपा का नेता निकला, वहीं जम्मू के एक आतंकी जो पकड़ा गया है मालूम चला है कि भाजपा का नेता है। ये क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे सिंगापुर में वहां की सरकार के निमंत्रण पर जाना था, मगर इन्होंने फाइल रोक ली थी। केजरीवाल ने कहा कि ये नगर निगम चुनाव कराने वाले नहीं हैं, हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और चुनाव कराएंगे। इसके साथ सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ। उन्होंने कहा कि आज चीन से लड़ने की जरूरत है, मगर यहाँ सभी को आपस में ये लोग लड़ा रहे हैं। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में लड़ रही है। ये लोग टीचरों को दिया करते थे, सरकारी टीचरों को, डॉक्टरों को दिया करते थे। कहते थे दिल्ली के टीचर पढ़ाते नहीं है, निकम्मे हैं। टीचर आते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। वही टीचर हैं, हमने तो टीचर बदले नहीं। 60,000 टीचर हैं, वही टीचर हैं, हमने तो बदले नहीं। और इन्होंने क्रांति करके दिखा दी। वही डॉक्टर हैं, वो तो हमने बदले नहीं, इन्होंने हम क्रांति करके दिखा दी। एक बार एमसीडी हमारे हाथ में आ जाए, यही सफाई कर्मचारी है। पूरी दुनिया के अंदर ये सफाई कर्मचारी दिल्ली का नाम रोशन करते हैं। ये फंड्स का रोना रोते रहते हैं। दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार ने फंड रोक रखे हैं। हमने सारे फंड दे दिए, पर चलो मान लिया। पर अब तो केंद्र के अंडर में आ गई एमसीडी, अब तो हमारा फंड देना बनता ही नहीं है। अब तो सारा फंड केंद्र ने देना है, सेंटर ने देना है। सेंटर जब बिल लाई थी तो बोले थे भाई दिल्ली सरकार ने बड़ा सुतेला व्यवहार कर रखा है, अब हम अपने अंडर में ले रहे हैं। सेंटर ने अपने अंडर में ले, अब ले लो फंड। अब हमारे पास किस लिए आ रहे हो, अब किस लिए गाली दे रहे हो। अब तो कुछ करके दिखा दो, अब सेंटर से लाओ फंड। अभी भी तनख्वाह नहीं दे रहे सफाई कर्मचारियों को, अभी भी उनके कर्मचारियों को ना तनख्वाह मिल रही ना फंड मिल रहा। लाओ अब सेंटर से फंड। अब तो दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है, कोई फंड नहीं देना हमको, सारा फंड लाओ अब सेंटर। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम केजरीवाल ने विधानसभा सत्र में केंद्र को जमकर घेरा और वहां पर कहा कि अगर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की जाए, वहां के स्कूल्स की बात की जाए, तो इसे जब लोग देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में सफाई की बदतर व्यवस्था जो बनी हुई है उसे अगर लोग देखते हैं तो उससे दिल्ली की छवि कहीं ना कहीं खराब होती है, क्योंकि अब जो नगर निगम है वो केंद्र के पास आ गया है। राजीव, इसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाएगी? सरकार की जिस तरीके से लगातार कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर या फिर कहें दिल्ली के स्कूलों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं बाहर से लोग वक्त देखने आ रहे हैं और इसको रोल मॉडल के तौर पर भी रखा जा रहा है। और यही चीज कल दिल्ली विधानसभा के सत्र के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा रखी गई और यहाँ तक कि ये कहा गया कि बाहर राज्यों से और राज्यों से विदेशों से लोग बाग जो है वो मोहल्ला क्लिनिकों को और स्कूलों को, दिल्ली के जो स्कूल हैं उनको देखने आ रहे हैं और लगातार उनको एक रोल मॉडल के तौर पर बताया जा रहा है। मगर
मगर यहाँ पर बात करें सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था की वजह से जो लोग बाहर या फिर कहें और राज्यों से आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार ने इसी को लेकर दिल्ली नगर निगम को कटघरे के अंदर खड़ा करते हुए नजर आए, क्योंकि दिल्ली नगर निगम जो है वो अब केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि तीनों ही निगमों को एक कर दिया गया है और उसके बाद में जो निगम की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के हाथ में है। और लगातार कहीं ना कहीं निगम कर्मचारियों को जो सैलरी को पैसे को लेकर लगातार निगम की तरफ से ये कहा जाता था कि दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, सैलरी नहीं दे रही है समय पर, जिसकी वजह से निगम कर्मचारी जो है वो परेशान होते हुए नजर आते थे। मगर वही परेशानी अब भी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही और यही चीज सत्र के अंदर, दिल्ली विधानसभा के सत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल के रूप में पूछते हुए नजर आए, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में अब निगम की कार्रवाई है और निगम जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो फिर अभी भी कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है वो परेशान क्यों है, सैलरी को लेकर या फिर कहे और चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा दिक्कतों में जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा और यहां तक कि ये भी कहा कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनको भी कहीं ना कहीं फर्जी केसों के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा कैसे गिरफ्तार किया गया है। और तीनों ही जो ईडी है, सीबीआई है या फिर कहें दिल्ली पुलिस है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में हाथ में है और जिसको कहीं ना कहीं वो अपने हाथ में लेकर कहीं ना कहीं जनता को या फिर कहें जो ईमानदार नेता है उनको कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनोज सिसोदिया के लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आए, क्योंकि अब सत्येंद्र जैन के बाद में जो है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का भी गिरफ्तार किया जा सकता है फर्जी केसों के अंदर। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की, सदन की कार्रवाई के अंदर बिल्कुल घेरने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है, निगम कर्मचारी जो है वो अभी तक परेशान है, ये परेशानी जो है वो दूर होनी चाहिए। मगर अभी तक निगम के कर्मचारियों की जो सैलरी की जो पैसे है या फिर कहे जो उनका फंड है वो उन तक नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है और वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार एक बात निकलकर सामने आ रही है कि निगम कर्मचारी जो है वो परेशान होते दिख रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी उन्हें टाइम पर नहीं मिल रही है, ऐसा जो है सीएम का कहना है। उन्होंने केंद्र को इस पूरे मामले में घेरा, तो आखिर क्यों उनकी जो सैलरी उन्हें देने में जो केंद्र है इतना देर क्यों कर रही है? राजीव देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस समय दिल्ली सरकार के हाथ में निगम था तो कहीं ना कहीं ये बार बार भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा या फिर कहें केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा जाता था कि केंद्र सरकार ने जो पैसा है, सैलरी का पैसा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को दे दिया। दिल्ली सरकार निगम के कर्मचारियों को, निगम के अधिकारियों को नहीं दे रही है। मगर दिल्ली सरकार का भी बार बार कहना था कि हम लोग जो निगम के अधिकारी हैं उन तक पैसा पहुंचा देते हैं, मगर वो अपने आप अपने पास रख लेते हैं, ना कि कर्मचारियों को बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के और निगम के अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती नजर आती है। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम को एकीकरण कर दिया गया, यानी कि एक कर दिया गया तीनों निगमों से, और उसके बाद में केंद्र सरकार के हाथ में है, तो केंद्र सरकार को अब सीधे सीधे कहीं ना कहीं कर्मचारी के अकाउंट में पैसे भेजने चाहिए। मगर वो पैसे जो है वो अभी तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से निगम जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है और इसी को लेकर बार बार वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पैसे दिए जाए, उनके सैलरी दी जाए, उनका फंड दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं वो परेशान होकर कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था जो है वो रोक देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आई हो। कल भी कई इलाकों के अंदर निगम कर्मचारियों ने सफाई नहीं की, गलियों के अंदर कूड़ा पड़ा रहा, रोडों के ऊपर कूड़ा पड़ा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कारण यही बताया गया कि उनको सैलरी और उनका फंड नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, उन दिक्कतों को केंद्र सरकार को अब दूर करना चाहिए। और यहां तक कि निगम के चुनाव की बात करें तो निगम चुनाव जो है वो केंद्र सरकार ने लगभग कह सकते हैं 6 महीने या फिर साल भर के लिए टाल दिए गए हैं। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि निगम चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि हार का डर लगा हुआ है और उसी को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो अब कह सकते हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और कहीं ना कहीं चुनाव कराने के लिए अपील की जा सकती है। मगर देखना होगा इस अपील का क्या असर निकलेगा। मगर केंद्र सरकार के हाथ में जब जिस तरीके से निगम है तो उनको कहीं ना कहीं जो निगम कर्मचारियों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिए, उनके लिए कदम उठाना चाहिए। मगर वो कदम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर भाजपा के द्वारा नहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल ने कहा कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको वोट करेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जिसको वोट करेंगे वही राष्ट्रपति चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में रामनाथ कोविंद ने वोट मांगा था, 2 बार स्वयं फोन किया था,
तो हमने उनको वोट दिया था और वही चुनाव जीते थे। सपा के सदस्यता अभियान पर उन्होंने कहा कि उनकी बात मत पूछिए, हमने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव पर शिवपाल ने कहा कि हमारे संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और यूपी में मजबूत सीटों को चिन्हित करेंगे। उन्हें सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जिस पर हम जीत सकते हैं। मैनपुरी में प्रत्याशी उतारने की बात पर कहा कि अभी इस पर बात नहीं हुई है, जब होगी तब बता दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, जिसमें शिवपाल यादव ने कहा जो हमसे वोट मांगेगा उसको वोट करेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा जिसको वोट करेंगे वही राष्ट्रपति चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में रामनाथ कोविंद ने वोट मांगा था, 2 बार स्वयं उनके द्वारा हमें फ़ोन किया गया था, तो हमने उन्हीं को वोट दिया और वो चुनाव जीते भी थे। और सपा के सदस्यता अभियान पर उन्होंने कहा कि उनकी बात मत पूछिए, हमने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कहा हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव पर शिवपाल ने कहा कि हमारे संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और यूपी में मजबूत सीटों को चिन्हित हम करेंगे और उन्हीं सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही मैनपुरी में प्रत्याशी उतारने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, जब कुछ तय होगा तो बता दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव अब होने वाले हैं, तो उसे लेकर एक बयान जो है शिवपाल यादव का भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। और बयान के साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है जिसको वोट करेंगे वही राष्ट्रपति चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में रामनाथ कोविंद ने हमसे वोट मांगा था और स्वयं 2 बार उनके द्वारा हमसे फ़ोन किया गया था, तो वही जो है चुनाव जीते थे। और सपा के सदस्यता अभियान पर भी उन्होंने कहा कि इनके बारे में हमसे मत पूछिए, हम लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ेंगे और यूपी में उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर हम मजबूती से लड़ सकें। और इसी के साथ आपको बता दें कि मैनपुरी में भी उम्मीदवार उतारने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी इसे लेकर कुछ भी बात तय नहीं हुई है। जैसे ही कोई बात तय हो जाएगी तो मीडिया कर्मचारियों से वो बात साझा कर दी जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का एक बयान सामने आया है, तो अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार पूरी अपडेट। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को पहले जो प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको वोट करेंगे। जिन्होंने दावा करते हुए कहा कि जिसको वोट वही करेंगे जिस पर राष्ट्रपति चुनाव वही जीतेगा। और कहीं न कहीं शिवपाल ने इस बात का दावा किया कि हमसे जो वोट मांगेगा उसी को हम वोट करेंगे और साथ ही साथ जिसको हम वोट देंगे वही जीतेगा। और साफ तौर पर कहा है उन्होंने एक बात कही है, क्योंकि पिछले चुनाव में रामनाथ कोविंद ने वोट मांगा था हमसे और 2 बार स्वयं फोन कर हमसे वोट करने के लिए कहा गया था और वो कहीं न कहीं हमने वोट उनको भी दिया था और वो वोट जीते थे। सपा की इसको लेकर भी जो कल सदस्यता अभियान हुआ है, शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव साथ साथ जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है उसको लेकर भी शिवपाल यादव ने कहा है कि कहा जैसे सपा के सदस्य अभियान पर उनकी बात मत पूछिए कि और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। और बात को टालते हुए शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ उसको टालते हुए कहा कि इनके बारे में मत पूछिए और हमने अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया। हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में शिवपाल ने कहा कि हमारे संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारी पार्टी का संगठन पूरी तरह से मजबूत है और कहीं न कहीं यूपी में मजबूत सीटों को चिन्हित करने का काम भी किया जाएगा और इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिस पर हम जीत हासिल करें। और साफ तौर पर मैनपुरी प्रत्याशी उतारने की बात पर उन्होंने भी ये भी कहा है कि इस पर बात नहीं हुई है, जब होगी तो बता दिया जाएगा। और साफ तौर पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और समाजवादी पार्टी के जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर दोनों ही बातों ने शिवपाल यादव से पूछी थी, लेकिन शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात तो कही, लेकिन जो सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी का कल शुरू हुआ है उस सदस्यता अभियान को लेकर भी उन्होंने
बात को टालते हुए, समाजवादी पार्टी की बात को टालते हुए कहा कि उनकी तैयारियों के बारे में हमसे ना पूछे और कहीं ना कहीं हमारी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है और हम प्रत्याशी वहीं उतारेंगे जहां पर हम जीत हासिल करें। सीटें भी चिन्हित कर ली गई है कि मैनपुरी गढ़ है समाजवादी पार्टी का। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी इस पर बात नहीं हुई, बात होगी तो साफ बता दिया जाएगा। जितिन, जिस तरीके से बात करें एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से अभी लगातार सभी राज्यों का दौरा कर रही हैं और उसी बीच ये बयान भी सामने आया, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बयान भी सामने आया है, तो क्या इस बीच यूपी का दौरा भी जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति भूमि मांगने के लिए अलग अलग राज्यों जा रही हैं और जाहिर सी बात है कि यूपी पॉपुलेशन की स्तर से आप देखें तो एक बड़ा राज्य है और जाहिर सी बात है कि द्रौपदी मुर्मू भी जा सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी महत्वपूर्ण रखती है और जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल दौरा तय नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ये जरूर कहा जा सकता है कि वो यूपी दौरे पे आ सकती है और अपने लिए वोट की अपील जरूर कर सकती है। जितिन, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यहाँ पर जो है शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जो इस बार एनडीए के उम्मीदवार है, इन्हें लेकर कोई रिएक्शन शिवपाल यादव का सामने आया हो? देखिए, अभी किसी प्रकार का शिवपाल यादव के अलावा बात की राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू का कोई भी बयान नहीं आया है और साफ तौर पे कहा सकता है कि शिवपाल यादव ने इस बात को कही है कि राष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होगा वो वोट जो हमसे मांगने आएगा, द्रौपदी मुर्मू की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे यशवंत सिन्हा हो चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, उनकी भी बात की है और जो वोट हमसे मांगने आएगा हम उसको वोट देंगे क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कार्यकाल से पहले भी उन्होंने जब शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव में आए थे तो जाहिर सी बात उन्होंने वोट मांगा था और वोट मांगा तो हमने वोट दिया था और वोट देने के बाद भी जिसको हमने वोट दिया उसी को वही कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बना। तो इस तरह का शिवपाल यादव का बयान है और हालांकि अब देखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के पद की जो उम्मीदवार हैं, चाहे यशवंत सिन्हा हो चाहे द्रौपदी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को भारी बारिश के कारण अनेकों स्थानों पर जलभराव देखने को मिला है, जिससे ट्रेन और वाहनों की आवाजाही की गति जो है धीमी हो गई है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने राज्य प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक सावधानी बरतने समेत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई जानमाल का नुकसान न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और इसके साथ ही भारी बारिश के बीच मुंबई और कोकण के 24 टीमें इसमें तैनात कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच राज्य सरकार मंगलवार को प्रभावित तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमों को उनके द्वारा तैनात कर दिया गया है और महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने बारिश के हालात पर खुद वो नज़र बनाए हुए हैं। वो लगातार कोकण क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में है ताकि नागरिकों को सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जा सके, साथ ही भारी बारिश के कारण होने वाले जानमाल का नुकसान भी ना हो। अभी हमारा महाराष्ट्र स्टेट में मॉनसून का स्थिति काफ़ी एक्टिव है। इसका कारण है कि 4 फेवरेबल सिनेप्टिक सिचुएशन। एक तो है एक लो प्रेशर एरिया है जिसका लेटेस्ट लोकेशन है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एक ऑफशोर ट्रफ है जो गुजरात कोस्ट से लेके महाराष्ट्र कोस्ट तक आ रहा है। एंड मॉनसून ट्रफ जो है अपना जो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल पोजीशन है, उससे थोड़ा साउथ में है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज है। ये 4 जो फेवरेबल सिनेप्टिक सिचुएशन है, इसके कारण हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 5 दिन
पूरा महाराष्ट्र स्टेट में अच्छा बारिश रहेगा, वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि खास करके कोंकण एरिया में एंड घाट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल रहेगा। इसमें अगर आप देखेंगे कि कोंकण एरिया में खास करके जो रायगढ़ एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट काफ़ी वल्नरेबल है। हमने ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए अगले 4 दिन के लिए हमने रेड अलर्ट में रखा हुआ है। एंड जो घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र है, खास करके जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, सतारा एंड कोल्हापुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एंड एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है। एंड जो घाट एरियाज ऑफ पुणे एंड नासिक है, उसमें भी एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का समय। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मुंबई में लगातार आफत की बारिश हो रही है और इस बीच एक सवाल जो खड़ा उठता है वो ये कि इस बारिश में अभी जो मुंबई की स्थिति है वो किस तरीके की बनी हुई है? बिल्कुल निशा जी, देखिए पिछले 2 दिन से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है। खासकर महाराष्ट्र के जो कोंकण इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहां पर जोरदार बारिश हो रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमों को तैनात किया है। खासकर पूरे महाराष्ट्र में 24 टीमें तैनात की गई है, जिनमें कोंकण इलाके में 2-2 टीमें तैनात की गई, जबकि मुंबई शहर में हर जिले में जो है एक टीम तैनात की गई है, जिसमें देखा जा रहा है कि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसे तुरंत कैसे निपटा जाए। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका में भी एकनाथ शिंदे ने दौरा किया, वहां से तमाम अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि किस तरह से मुंबई की स्थिति है वह हर पल जो है जिला कलेक्टर के माध्यम से अवगत कराते रहे और स्थिति से निपटने के लिए जो भी तैयारियां लगेगी उसके लिए भी तैयार है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है तो इस बीच मौसम विभाग द्वारा कहां पर अलर्ट जो है जारी किया गया है? बिल्कुल जी, देखिए मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन की बारिश से काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो भी कहीं कहीं प्रभावित हो रही है। ऐसे में मुंबई के सायन, चेंबूर, कोलीवाड़ा और फिर घाटकोपर, फिर अंधेरी सबवे, सांता क्रूज का मिलन सबवे, फिर मलाड का सबवे, तो ये तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति पहली बार नहीं है। मुंबई में जब भी तेज बारिश होती है इस तरह की स्थिति बन जाती है। हालांकि इससे निपटने के लिए मुंबई महानगर पालिका हर बार ये दावा करती है कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन जैसे ही जोरदार बारिश होती है मुंबई की स्थिति बिल्कुल जलमग्न हो जाती है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार इस सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से उन्होंने आह्वान भी किया है कि लोग सुरक्षित रहे, सजग रहे, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत अधिकारियों को संपर्क करें। सत्यप्रकाश, जल भराव लगातार देखने को मिल रहा है, तो जल भराव के कारण लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल निशा जी, देखिए मुंबई आर्थिक राजधानी है। ऐसे में लोग व्यवसाय रोजगार के लिए मुंबई में आते हैं। जैसे ही मुंबई में जलभराव की स्थिति होती है, हालांकि लोग जरूर थोड़ा से वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं, लेकिन लोग अपने कामों के लिए निकलते हैं। खासकर प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनें कभी कभी ज्यादा बारिश होने के चलते रुक जाती है या देर हो जाती है, तो ऐसे में भी लोग कहीं कहीं प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। हाईवे जो है पूरी तरह से ट्रैफिक भरा होता है, लिहाजा लोग जल्दी अपने घरों से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि स्कूल जो खुले हुए हैं, स्कूलों की वजह से भी तमाम जो ट्रैफिक हो जाती है उससे भी निजात पाने के लिए ट्रैफिक विभाग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग जो काम करता है, तो कहीं न कहीं मुंबई का जो है मुंबई की बारिश में बेहद परेशान होते हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कहती है कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन जैसे ही मुंबई की बारिश लगातार 2 से 3 घंटे हो जाती है, ऐसे में पूरा मुंबई जो है जलमग्न हो जाता है, जलभराव की स्थिति हो जाती है। क्योंकि जो रोड है वो कंक्रीट हो चुके हैं और गटर नाले जो है, जो सफाई की मुंबई नगर पालिका बात करती है, उन सफाइयों में 30% से ज्यादा सफाई नहीं हो पाती है, लिहाजा इस वजह से भी जलभराव की स्थिति होती है। तो कहीं कहीं मुंबई की बारिश में जरूर सफर करते हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए लगातार बारिश जो हो रही है, इस बीच वाहनों और ट्रेनों में इसकी गति में कितना असर इस बारिश के कारण देखने को मिल रहा है? बिल्कुल
देखिए मेरे पीछे जो तस्वीर दिख रही होगी, जोरदार बारिश मुंबई में हो रही है अभी वक्त, लेकिन जो ट्रैफिक की स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि अर्ली द मॉर्निंग लोग जो है साउथ मुंबई की तरफ निकलते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि साउथ मुंबई का जो मानसून है वो बेहद ज्यादा है और लगातार बारिश भी हो रही है। अगर आंकड़े की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 95.77 mm की बारिश साउथ मुंबई में हुई है, जबकि उत्तर मध्य मुंबई की अगर बात करें तो 117.37 mm तक बारिश हुई है। वही उत्तर नॉर्थ मुंबई की अगर बात करें तो 120.73 mm की बारिश हो रही है। तो यानी कि देखा जाए उत्तर मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। हालांकि उत्तर मुंबई से ही गुजरकर लोग दक्षिण मुंबई जाते हैं, लिहाजा ट्रैफिक की बेहद जटिल समस्या हो जाती है। लोग ट्रैफिक से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन अब कुछ हद तक जो है मेट्रो की जो सेवा शुरू की गई है उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मेट्रो में तो ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन मुंबई की लोकल और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इस बीच क्या क्या निर्देश जो हैं लोगों के लिए और प्रशासन के लिए यहाँ पर जारी किए गए हैं? देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि कोंकण और तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई में कई जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और रत्नागिरी, कोल्हापुर, पुणे जैसे इलाकों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इस तरह की स्थिति जो है महाराष्ट्र में है। लिहाजा जिला कलेक्टर से लगातार मुख्यमंत्री महोदय संपर्क में है, किसी तरह से इससे निपटने के लिए उन्हें आदेश दिया गया है। मुंबई महानगर पालिका की जो तैयारियां हैं वो भी अपने चरम पे है, क्योंकि लगातार मुंबई महानगर पालिका से अधिकारियों की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बताया गया है कि किसी भी आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए आप तुरंत तैयार हैं। तो चलिए सत्यप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे रखी गई है और आज की मीटिंग खास इसलिए है क्योंकि पंजाब कैबिनेट में 5 नए नाम शामिल किए गए हैं और उन सभी नामों को पोर्टफोलियो अलॉट कर दिया गया है और इसके बाद पंजाब सरकार की ये पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के लोगों के लिए कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। तो आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे रखी गई है और आज मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि पंजाब कैबिनेट के 5 नए नाम इसमें शामिल किए गए हैं और उन सभी को पोर्टफोलियो अलॉट कर दिया गया है, जिसके बाद पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के लोगों के लिए कोई बड़ी खबर यहाँ पर आ सकती है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार कुछ दिन पहले हुआ था और उसके तुरंत बाद अब आज जो है पंजाब कैबिनेट की पहली मीटिंग है, जो कि सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग रखी गई है और उसी के साथ आज इस मीटिंग को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में जो 5 मंत्री शामिल किए गए थे उन सभी को पोर्टफोलियो अलॉट कर दिया गया है, जिसके बाद आज ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो है कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के लोगों के लिए कोई बड़ी और अच्छी खबर सामने आ सकती है। यानी कि सीधे तौर पर सीएम भगवंत मान कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं पंजाब के लोगों को लेकर। तो आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे रखी गई है। आज मीटिंग इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि पंजाब कैबिनेट के 5 नए नाम इसमें शामिल किए गए हैं और उन सभी को पोर्टफोलियो अलॉट कर दिया गया है और उसके बाद पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से आज पंजाब कैबिनेट की बैठक होने वाली है तो कितने बजे शुरू हो जाएगी, इसे लेकर एक बार पूरी अपडेट। देखिए नीतू जी बताएं कि आज की कैबिनेट मीटिंग 10:30 बजे का टाइम रखा गया। पहले कैबिनेट मीटिंग कल होनी थी, पर शायद
आ रहे हैं, तो अब जब नई कैबिनेट बन चुकी है, 15 नई कैबिनेट बाकी है, 14 नए कैबिनेट मिनिस्टर अब जब बैठेंगे सारे मिलकर, तो आज क्या डिसीजन आएंगे? क्योंकि पहले 9 पुराने बैठे और 5 नए आज ज्वाइन करेंगे, तो कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट करें कि आज देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो 5 नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए कोई ना कोई नई सौगात लेके जरूर आएंगे। जी अमित, जिस तरीके से बात की जाए, आज इस कैबिनेट मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें 5 मंत्री इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। तो क्या क्या बदलाव इस मीटिंग के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इस मीटिंग के बाद? देखिए विशेष ये तो अगर हम कहें कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी जिसमें 14 मंत्री एक साथ बैठेंगे, तो हम कह सकते हैं ऑफकोर्स हर कोई अपना अपना पहलू और अपना अपना पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव लेके बैठेगा। बात ये आती है कि किस मंत्री को क्या मिला है, तो अपने हिसाब से हर कोई अपनी चीज हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। जैसे फौजी सिंह की बात कर ली, कल हमने उससे बात की थी, तो हो सके फ्रीडम फाइटर्स के लिए काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग को लेकर वो कंसिडर करेंगे, हॉर्टिकल्चर, डिफेंस सर्विस वर्कर्स, तो ये सभी चीजें जिन पर वो अपने बात करेंगे। तो ये बात करते हैं चेतन सिंह जौहरमाला, पंजाब के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर ऑफकोर्स रहेगी। हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बात की थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और इन सभी चीजों के ऊपर वो चर्चा करने वाले हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे। तो ये अनमोल गगन मान की अगर हम बात करें तो उन्हें टूरिज्म एंड कल्चर, अगर हम सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, अगर हम कहें कि पंजाब में दूसरे लोग आके इन्वेस्ट करें, बड़ी बड़ी कंपनियां आके पंजाब में उसको स्थापित करें, पंजाब के लोगों को नौकरी की बेटर अपॉर्चुनिटी, तो वो ये पहुंच सकेंगे। तो यही बात है कि ये जो पहलू है ये एड ऑन है। ये पहले अगर हम कहें सीधे तौर पर खुद मुख्यमंत्री भगवत मान संभालते थे और ये चीज उन्होंने खुद मानी है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा था, तो जितनी बारीकी से उनको काम करने होते वो उतना नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अब क्योंकि जब काम बढ़ जाता है, फिट हो जाता है, तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम होता है। तो क्योंकि नए मंत्री आए हैं और अच्छे डिपार्टमेंट फिट हो गए, अगर कहें कि पहले जहाँ पे ये खुद मुख्यमंत्री के पास थे उनके वर्कलोड था, तो इस तरह ध्यान नहीं दे पाते थे, पर अब क्योंकि ये बाकी कैबिनेट मिनिस्टर के पहुंच चुके हैं, तो वो अपने स्पेसिफिक जो उनके डिपार्टमेंट उनके स्पेसिफिक को काम कर पाएंगे, मीटिंग कर पाएंगे, और जल्दी ही अगर हम कहें कि जो मेजर चेंजेस करने की जरूरत है उसको करेंगे। क्योंकि देखिए स्पेशल अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो विजय सिंगला के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट वापस में मुख्यमंत्री देख रहे थे, तो ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर कई चीजें पेंडिंग हो जाती है। तो उसमें वो सब भी चाहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर हमें भी आज कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। जी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद पंजाब के लोगों के लिए कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? हाँ देखिए वही मैंने बात की है कि पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खबर हेल्थ डिपार्टमेंट से आ सकती है। कि कल जब हमने सेहत मंत्री श्री चेतन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी पंजाब के लोग रहेंगे। कल मैंने मीटिंग करनी है, अभी जब हमने बात की तब मुझे पोर्टफोलियो अलॉट हुआ था, और उन्होंने कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर की थी कि एक पंजाब के हेल्थ जो व्यवस्था उसको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। दूसरी करप्शन के ऊपर उन्होंने बात की थी कि उनसे पीछे जो उनसे प्रेडिसेसर थे, जो उनसे पहले मंत्री थे, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे। तो उन्होंने एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कट कह दी थी कि मैं अपने सभी अधिकारियों को जो मेरे अंडर है उनको पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि मेरे पास करप्शन का कोई भी पैसा लेके ना आए, ना ही करप्शन सोचने की गलती करें। क्योंकि जैसे कि आम आदमी पार्टी का मोटो रहा है कि किसी तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो मैं भी किसी तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपना स्टैंड एक हद तक बिल्कुल क्लियर कर ही कर दिया था। तो अब क्या हो सकता है, हमें हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कोई मेजर अब तो जरूरी होगा कि आज सभी मंत्री अपनी सीट संभालेंगे, अपने अहदे संभालेंगे, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेजर बदलाव हमें इस मीटिंग के बाद देखने को मिल सकते हैं। पर वो बदलाव क्या होंगे इसके ऊपर अब तक कोई भी अगर हम कहें कि जानकारी सामने नहीं आ पाया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शिमला नगर निगम यानी एमसी का चुनाव अगस्त माह में इसका बिगुल बच सकता है। और इसके पहले आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग मंगलवार को एमसी चुनाव के लिए 36 वार्डों की मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी चुनावी शंखनाद कर दिया है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल खाची ने कार्यक्रम जारी कर 8 अगस्त तक फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने को कहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में निर्वाचन आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। और आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक 6 जुलाई यानी बुधवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल सार्वजनिक करना होगा। इसे देखकर शिमलावासी 7 से 16 जुलाई तक अपनी आपत्ति और सुझाव दर्ज करवा सकेंगे। अगले 10 दिन आपत्ति एवं सुझाव के निपटारे के लिए दिए गए हैं। इसके बाद अगले 3 दिन में मतदाता पंजीकरण अधिकारी के समक्ष अपील करनी होगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारी को इन अपीलों का निपटारा 5 अगस्त तक करना है।
8 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना देनी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से शिमला में एमसी चुनाव होने वाले हैं तो अगस्त तक इसका जो बिगुल है वो बच सकता है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जो 8 अगस्त है उसको क्योंकि लास्ट 8 अगस्त रखा गया जिसमें फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन जो है सूचना आयोग करेगा। इस अधिसूचना के अनुसार जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें प्रत्येक वोटर लिस्ट की 15 प्रतियां छापनी होगी उनको, और एक जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वो चुनाव अधिकारी को अपने पास रखनी होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि नगर निगम से चुनाव है वो 36 वार्डों की वोटर लिस्ट बनाने का जो उनकी कसरत है वो शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक जो ये पुराना जो 36 वार्ड थे इसी को लेके जो वोटर लिस्ट है वो तैयार होगी, क्योंकि जिन नए जो वार्ड चेंज बने थे, अतिरिक्त जो वार्ड बने थे उनको लेकर जो आपत्तियां हैं, जो विरोध है, उसके बाद ये जो है उन वार्डों को छोड़ दिया गया है। उनकी वोटर लिस्ट के ऊपर बाद में फैसला होगा, जो 5 अगस्त में वो उनकी जो अपील होगी। तो अभी फिलहाल जो है ये बोल सकते हैं कि नगर निगम के जो चुनाव जो बहुत देर से अपेक्षित है वो अब होने वाले हैं, और दोनों ही दलों के लिए और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी ये साबित होने वाली है। टीना जी, दोनों ही दलों द्वारा क्या क्या तैयारी इस एमसी चुनाव को लेकर की गई है? कोर्ट में जो फैसला उसका फैसला आएगा, उसके बाद जो नगर है वो मीटिंग बुला रहे हैं, लोगों को एकत्र कर रहे हैं, और वहाँ की जो समस्या है उनके ऊपर जो वादे हैं वो कर रहे हैं कि जैसे ही वो पार्षद सुनकर आएंगे तो उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। क्योंकि अभी जो अगर मैं एमसी शिमला की बात बताऊं तो काफी मतलब ये बोल सकते कि पहली बार भाजपा को यहाँ पे भाजपा को बहुमत यहाँ पर मिला था, क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस के ही पार्षद अधिकतर जीत कर आते थे। तो ये पहली बार था जब भाजपा को यहाँ पे बहुमत मिला था, भाजपा की यहाँ पे एमसी में बनी थी। लेकिन अब जो है लोगों के काफी काम जो किए हैं तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 जुलाई यानी आज बिलासपुर में पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के धुरंधर नायक नामक
संग्रह कृति का लोकार्पण करेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत 6 जुलाई को 11 बजे धर्मपानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गौरेला पेंड्रा मरवाही से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर 11:30 बजे गुरुकुल हेलीपैड गौरेला पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री बघेल गौरेला से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे साइंस कॉलेज ग्राउंड बिलासपुर पहुंचेंगे। वे यहां बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागृह में दोपहर 12:10 में आयोजित कार्यक्रम में पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के धुरंधर नायक नामक संग्रह कृति का लोकार्पण करेंगे। वे इसके पश्चात दोपहर 12:50 पर साइंस कॉलेज ग्राउंड बिलासपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1:20 पर पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर लौट आएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति कौशिक जी, जिस तरीके से बात की जाए सीएम भूपेश बघेल लगातार उनका कहीं ना कहीं दौरा रहने वाला है, तो इसे लेकर आज दिन भर का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार उसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए निशा, अभी मुख्यमंत्री गौरेला पेंड्रा मारवाही के दौरे पर थे। 3 दिवसीय ये दौरा था और आज उनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो बिलासपुर में है। कल मुख्यमंत्री अमरकंटक में भी कुछ धार्मिक प्रतिष्ठानों पर थे, गणेश मंदिर में थे अमरकंटक में, और कुछ आश्रमों में भी वो गए थे। तो आज का जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो मेन कार्यक्रम बिलासपुर का है, जहां वो पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर नायक हैं, उनके स्मृति में जो संग्रहालय बना है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वो रायपुर आ जाएंगे। और इसके अलावा किस किस चीज का लोकार्पण आज सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं? देखिए आज लोकार्पण और विकास कार्यों की बात की जाए तो आज भी जो उनका बैठक है उसके हिसाब से ही ये सारी चीजें तय होंगी और मेजर जो आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो बिलासपुर में ही होने जा रहा है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए उनके कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और इस बीच क्या कोई बड़ी घोषणा सीएम भूपेश बघेल द्वारा आज की जा सकती है? देखिए, आज के घोषणा की तो अभी तक हमारे पास कोई प्राप्त जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आज लोकार्पण कार्यक्रम है तो कुछ न कुछ छत्तीसगढ़ को आज सौगात मिलने की संभावनाएं बिल्कुल की जा सकती है। जिस तरीके से रोज जो सीएम भूपेश बघेल को देखा गया है कि वो मीडिया से रूबरू होते हैं, तो कि आज भी मीडिया से वो रूबरू होंगे या अगर मीडिया से रूबरू होते तो किन विषयों पर आज चर्चा उनके साथ की जा सकती है? देखिए, आज मीडिया से रूबरू होने का कोई कार्यक्रम अभी तक उनका वैसा स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बिल्कुल देखा जा सकता है निशा की 2 बजे के लगभग एक प्रेस वार्ता का आयोजन करने की संभावना है, जिसमें वो मीडिया से रूबरू होंगे लोकार्पण कार्यक्रम के बाद, जहां पर वो अभी तक जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जितनी भी चीजें हुई हैं, ये 3 दिन का पूरा उनका दौरा रहा है। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले का बैकुंठपुर जहां पे उनका छुट्टा हुआ था वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। गौरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ का 28वां और नया जिला है, तो उसके डेवलपमेंट को लेकर क्या निकल के आया है, जनता ने उनसे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किन विषयों पर चर्चा की है और क्या नई वहां पे जैसे हमने देखा कि पुल पुलियों के निर्माण के लिए, विद्यालयों के निर्माण के लिए स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ अलग उनका इंटरेक्शन रहा है, उन सभी चीजों को लेकर वो मीडिया से चर्चा कर सकते हैं। जिस तरीके से स्वाति जी बात की जाए वोट बैंक को बढ़ाने की अगर बात की जाए, तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए सीएम भूपेश बघेल द्वारा क्या क्या यहाँ पर चीजें की जा रही हैं? देखिए, अब इसको वोट बैंक की राजनीति कह लें या एक निरंतर सरकार का चलाया जाने वाला कार्यक्रम कह लें, पर ये दोनों ही संदर्भों में जिनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहा है निशा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि संगठन की दृष्टि से भी देखा जाए तो कांग्रेस की जो यहाँ पे 71 सीटें हैं प्रदेश में, 90 विधानसभा क्षेत्रों में 71 विधानसभा सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। तो हर क्षेत्र में जहां जहां वो जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में, वहां का संगठन अपने आप में ही एक्टिव हो जाता है और काम की जो प्रक्रिया होती है वो त्वरित हो जाती है। मतलब अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये संगठन की दृष्टि से, आगामी चुनाव की दृष्टि से, जनता के हितों की दृष्टि से, उनके मांगों के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से सीएम साहब का विधानसभा और विधानसभा का दौरा पूरा ये एक महत्वपूर्ण रहा है।
स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, अभी तक लगातार जो सीएम भूपेश बघेल हैं दौरों में है, कहीं वो भेंट मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सब के बीच अब ये बात सामने आती है कि विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें क्या लग रहा है, जब जी। उन्होंने पूरा आंकलन कर लिया है तो उसके बाद उन्हें क्या लग रहा है कि क्या क्या समस्याएं उनके सामने आ सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले। अगर जिस तरीके से लगातार दौरे किए जा रहे हैं तो अब एक तरीके से आंकलन पूरा हो चुका है चीजों का, तो क्या क्या जी। समस्याएं उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले आ सकती हैं? देखिए निशा, अभी पूरे विधानसभाओं का आकलन नहीं किया गया है। अभी मोर देन 50% विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो बचे हुए हैं। जो मैदानी भाग अगर छत्तीसगढ़ का कहा जाए, सेंट्रल जोन जो है वो बचा हुआ है। अभी बिलासपुर संभाग जो है वो वहां अभी पहुंचे हैं। इसके पहले सरगुजा हो चुका है, बस्तर हो चुका है, तो बिलासपुर, रायपुर ये डिविजन्स बचे हुए हैं। तो इसमें अभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करना बचा हुआ है। तो लेकिन अभी तक जितना निकल के आ रहा है, जिस हिसाब से उनकी प्रक्रियाएं, जिस हिसाब से इस पूरे दौरे की प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें यही निकल के आ रहा है कि समस्याओं का समाधान तो हो रहा है, योजनाओं को वहां तक पहुंचाया भी जा रहा है, कुछ नई घोषणाएं की भी जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर इन योजनाओं की जो पूर्ति है वो समय पर हो जाती है, वहां पर समय पर ग्राउंड में इसका रिपोर्ट पॉजिटिव है, तब तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये लेट होता है, जब लोगों को इसकी जरूरत है तब नहीं हो पाता है, तो ये निसंदेह चिंता का विषय बन सकता है। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से बात करें, लगातार सीएम जो है लोगों के संपर्क में है, तो इस बीच लोगों का क्या क्या रिएक्शन सामने देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर लोगों के रिएक्शन की बात करें तो वो भेंट मुलाकात में तो जुड़ ही रहे हैं। बच्चे भी बहुत जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग भी बहुत जुड़ रहे हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, हर क्षेत्र के लोग इन भेंट मुलाकातों में जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं दे रहे हैं, उनका समाधान भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये लोगों के बीच एक चर्चा का विषय तो बना हुआ है प्रदेश में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है। अगले आने वाले 3 दिन से 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। मानसून ने 29 जून को उत्तराखंड में दस्तक दी है। उसके बाद से ही लगातार पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। 5 और 6 तारीख को गढ़वाल और 7 से 8 तारीख को कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 29 जून को उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी है। तब से लगातार मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश बरस रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि राज्य के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 दिनों के लिए है। और 5 और 6 जुलाई को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 और 8 जुलाई को नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो उत्तराखंड में, प्रदेश में लगातार आफत की बारिश हो रही है, लगातार ये मूसलाधार बारिश हो रही है, तो अभी हल्द्वानी में जहां पर आप हैं, हल्द्वानी में कैसी स्थिति बारिश की अभी जो है बनी हुई है? देखिए निशा, बात की जाए, उत्तराखंड में मानसून पहुंच चुका है और मानसून के आते ही जो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के 13 जिले हैं वो लगातार इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। कुमाऊं मंडल की बात करें, कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के अलावा जो पर्वतीय इलाके हैं, यहाँ पर अल्मोड़ा जिले की बात करें, पिथौरागढ़ जिले की बात करें, बागेश्वर जिले की बात करें, यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर बारिश है वो अपना कहर अब लगातार बरपाने लगी है। जो कुमाऊं के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो रास्ते हैं, जो सेंसिटिव जोन जो यहाँ पर जिले आते हैं, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा की बात की जाए, ये यहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर जो मार्ग लगातार अवरुद्ध वहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने पहले से तैयारी की जा चुकी थी। यहाँ पर खाद्य पूर्ति विभाग की तरफ से जो सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है, वहाँ पर खाद्यान्न की व्यवस्था की जा चुकी है और लगातार। तो चलिए अमित, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। लगातार हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इस बीच देहरादून में बारिश को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? अस्करी।
देखिए निशा, फिलहाल देहरादून में जिस तरह से अगर हम बात करें 29 जून में जो है उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी है। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आफत की बारिश बरस रही है, बहुत तेज बारिश जो है वो है देहरादून के कई इलाकों में भी। जिस तरह से 5 और 6 तारीख को गढ़वाल और सागर और तारीख को कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी और कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी। इसी कड़ी में अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में भी लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया था। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है मैदान से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो तमाम जो जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्होंने मौके पर जाकर मुआयना भी किया था। जिस तरह से रिस्पना नदी है उसका वाटर लेवल बताया जा रहा था कि वो बढ़ने वाला है। वहाँ पर खुद मौके पर जाकर एटीएम तो चलिए अस्करी, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। लगातार हमारे संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, तो हल्द्वानी में अभी तक इस बारिश को लेकर क्या क्या नुकसान जो है देखने को मिला है? मैं आपको बता दूं कि कुमाऊं मंडल की बात करें, हल्द्वानी क्योंकि मुख्य द्वार है और यहाँ से पहाड़ का जो एरिया है वो शुरू हो जाते हैं। 5 और 6 तारीख को यहाँ पर येलो अलर्ट यहाँ पर घोषित किया गया था। वहीं यहाँ पर 6, 7, 8 और 9 तारीख को यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। हालांकि रेड अलर्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बारिश अपना यहाँ पर रूप दिखा रही है, आगे संभावना हो सकती है कि यहाँ पर जो है भारी बारिश हो, और उसको लेकर के चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। वहीं अधिकारियों की तरफ से लगातार निर्देश किए गए। हल्द्वानी की बात करें, यहाँ पर गौला नदी लगातार बहती है, और इस गौला नदी में लगातार, क्योंकि पहाड़ों से अगर बारिश होती है तो यहाँ का जो पानी है, जो नदी का जो पानी, वो लगातार विकराल रूप धारण कर देता है। हालांकि अभी जो गौला नदी का जो पानी है वो अपने जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं पहुंचा है, उससे नीचे लगातार बह रहा है। लेकिन अगर लगातार बारिश होती है पहाड़ों में तो इसका असर यहाँ भी देखा जाएगा, और लगातार जो गौला नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनको प्रशासन ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है यहाँ से हटने के लिए। वही बात करें, लगातार जिस तरीके से मार्ग जो अवरुद्ध है, यहाँ पर बागेश्वर जिले की बात करें, नैनीताल जिले से ऊपर यहाँ पर पिथौरागढ़ जिले की बात करें, वहां पर लगातार आपदा प्रबंधन की टीम नजरें बनाई हुई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लगातार चौकसी यहाँ पर बढ़ती जाए, और 24 घंटे का लगातार अलर्ट यहाँ पर रहा जाए। उसको लेकर के लगातार आपदा प्रबंधन की टीम लगातार कार्य कर रही है। और जिलाधिकारी की बात की जाए, जो सभी जिले के यहाँ पर जो 6 जिले हैं कुमाऊं के अंदर, उन जिलाधिकारी की तरफ से तैयारी की जा चुकी है। और अगर कोई भी यहाँ पर घटना होती है, मार्ग अवरुद्ध होता है, तो उसकी जानकारी लगातार यहाँ पर प्रशासन को दी जाएगी, और उसके बाद प्रशासन लगातार उस पर कार्य करेगा। पुलिस की तरफ से बात की जाए, यहाँ पर आपदा मित्र बनाने की जो कवायद लगातार की जा रही है, क्योंकि उसमें अगर कोई घटना होती है, कोई यहाँ पर दुर्घटना होती है, तो उसकी जानकारी कहीं ना कहीं पुलिस को मिलेगी ताकि वो सहायता पहुंचा सके। तो उसको लेकर पूरी यहाँ तैयारी की जा चुकी है। और अभी क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में लगातार बारिश है, उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो लोग हैं यहाँ पर खास परेशान नजर आ रहे हैं पहाड़ों की तरफ से, क्योंकि जो मार्ग अवरुद्ध है उससे आवाजाही कहीं ना कहीं दिक्कत की जा रही है। लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, और यहाँ पर जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन टीम है वो लगातार नजरें बनाई हुई है मौसम पर। चलिए, लगातार हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं देहरादून से। अस्करी, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में आफत की बारिश हो रही है, तो इस बीच लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, प्रदेश के तमाम जो पहाड़ी और मैदानी इलाके हैं उनमें लगातार बारिश हो रही है। 29 जून से जब से मानसून ने दस्तक दिया है, तो कहीं ज्यादा बारिश है, कहीं कम बारिश है, तो तमाम जो लोग उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से अगर हम बात करें मैदानी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है, और जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होती है, और मार्ग अवरुद्ध रहते हैं। मार्ग में जो रोड पे चलने वाले लोग होते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इस तरह की जो खबरें लगातार अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र से आ रही हैं, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए काफी परेशानी करने वाली बारिश होती है, क्योंकि जिस तरह से रोजमर्रा में कई काम होते हैं, लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाना पड़ता है, एक जनपद से दूसरे जनपद की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें बारिश के अलर्ट की, मौसम जिस तरह से तमाम अपडेट्स दिए हैं, आज जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कल और परसों यानी 7 और 8 जुलाई की, तो
नैनीताल, बागेश्वर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ी और पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं भी कोई क्षेत्र ऐसा बचा है जहाँ पर कम बारिश है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में ज्यादा बारिश है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन की, मौसम विभाग की, वो कहीं ना कहीं पुख्ता है। लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार जारी है पहाड़ी क्षेत्रों में और आवाजाही में दिक्कत है लोगों को, तो ऐसे में देखते हुए पहले ही अगर कहीं मार्ग अवरुद्ध होता है तो प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया जाता है और लगातार नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी किए जाते हैं। जी निशा। तो चलिए, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो इसी के साथ राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।